हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 से चैप्टर नंबर 3 अवर चेंजिंग अर्थ। देखो चेंज जो अर्थ है ना उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस अंदर से होते हैं जो हमको दिखते नहीं हैं, राइट। तो आज हम उन चेंजेस के बारे में बात करने वाले। पहली बात आप ये समझ लो कि जो पहले के जो हमारा पूरा का पूरा जो अर्थ है ना उसको हमने इतने प्लेट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। देख रहे हो आप लोग, जितने भी आपको दिख रहे हैं ना ऐसे टूटा पड़ा है, ये सारे के सारे प्लेटिस हैं। क्या है? प्लेट्स हैं। जैसे साउथ अमेरिका प्लेट होगी, नॉर्थ अमेरिका प्लेट होगी, ऊपर यूरोपियन प्लेट है, बहुत बड़ा प्लेट है। देख रहे हैं आपको, जो एशिया है जहाँ पे इंडिया है, उस इंडिया का जो पूरा प्लेटू है उसको कहते हैं इंडियो ऑस्ट्रेलियन प्लेटू कहते हैं, कि पूरा का पूरा इंडिया उस प्लेट्स के अंदर आता है। अब आपको बताते हैं कि भाई क्यों जो आपका हिमालय रेंज है वो क्यों बड़ी है। जब यूरो एशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब दोनों एक दूसरे के साथ टकराती है ना, तो उस टकराव के कारण जो ऊपर घर्षण पैदा होता है, जो चीज़ ऊपर उठ के आती है और जो बनी है उसको हम कहते हैं आज हिमालयन रेंज। जहाँ जहाँ पे टकराव है ना वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं से आपको अगर अंदाज़ा मारना हो ना तो उन सब जगह पे कहीं ना कहीं पे पहाड़ वगैरह बहुत बड़ी मात्रा में आपको उपलब्ध होंगे। वहाँ पे आप देख पाओगे कि वहाँ पे पहाड़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप कहीं पे भी देख लो, मोस्ट ऑफ जितने भी आपको प्लेट्स दिख रहे हैं वो आपको ज़मीन के नीचे समुद्र में मिलेंगे, राइट। तो ये सब चीज़ें आज हम इस चैप्टर के पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से इस पूरे के पूरे इंडिया को या फिर पूरे के पूरे वर्ल्ड के कितने प्लेट्स को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, किस तरीके से उसमें चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को किस तरीके से हम आज आइडेंटिफाई कर पाते हैं, किस तरीके से उस प्लेट्स को हटाया गया मीन्स वो प्लेट्स किस तरीके से डिवाइड हुई, उन प्लेट्स का नाम क्या है, इन सब प्लेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट। तो वो आपका ये पहला टॉप पॉइंट दे रखा है। देखो दिख रहा है आपको, वो पहला पॉइंट दे रखा है कि लिथोस्फीयर इज ब्रोकन डाउन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेटिस नोन एज ए लिथोस्फीयर प्लेटिस। ये जो आपको जितनी प्लेट दिखे ना उसको हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर प्लेटिस के, कहीं ना कहीं हम लोग या फिर मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से जानते हैं। क्लियर? इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, पर ज़्यादा दोनों को हम लोग ज़्यादा मानते हैं कि भाई ये चीज़ें ऐसे होती हैं। ओके, एक और चीज़ कि अगर प्लेट्स के कारण कोई भी कॉजेज होते हैं, अगर वो सरफेस के नीचे होते हैं, इंटरनल होते हैं, तो उसको हम इंडोगस फोर्सेस कहते हैं। सरफेस के ऊपर होते हैं तो एक्सोगोसिस फोर्सेस कहते हैं। क्लियर? जो मैंने मार्क किया हुआ है। दूसरी चीज़, जो आपका इंडोगोसिस फोर्सेस होते हैं ना, उससे हमको आज पता चलता है कि अर्थक्वेक, वॉल्केनो, इरप्शंस, ज़मीन को फटना। आपने कभी देखा होगा कि रोड के अंदर जा रहे हैं वहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो कॉजेज होते हैं वो किससे होते हैं? तो इंडोजोनिस से होते हैं, ठीक है। अब एक्सोजोनिस से क्या होता है? जो ऊपर होते हैं, जो वेदर के अंदर होते हैं, राइट, जिसके अंदर आपके इरोजन होना, जो आपके डिस्क्रिप्शन होना, डिजास्टर होना, आपके अलग अलग वेदर्स में चेंजेस आना, ये सब कुछ कहाँ पे होता है? तो सरफेस एरिया के ऊपर होता है। जो सरफेस एरिया के नीचे होता है उसके अंदर आपको अंदाजा आ चुका होगा क्या होता रहता है। ओके, आगे बात करते हैं कि देखो द वाइब्रेशन ऑफ द प्लेटूस से क्या होता है। अगर प्लेटिस के अंदर वाइब्रेशन होती है तो सिंपल सी बात है कि उससे अर्थक्वेक जनरेट होता है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट इज इन स्टार्ट इज कॉल्ड द फोर्स। अब मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि हमने पूरे अर्थ को अंदर से 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन सा? कोर, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और बायोस्फीयर या फिर लिथोस्फीयर वाला पूरा पार्ट, ठीक है। और उसके ऊपर पूरा का क्रस्ट आ जाता है। इतने हमने पार्ट में उसको डिवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पे पूरा का पूरा अर्थक्वेक का आपको एक डिस्क्रिप्शन आप दिमाग में फिट करो कि जहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब क्रस्ट से स्टार्ट हुआ, मतलब कि लिथोस्फीयर वाली जो प्लेटिस हैं, मतलब जो आपके मेंटल के बाद शुरू होने वाली जो लिथोस्फीयर पूरा का पूरा पार्ट है, ठीक है, वो प्लेट उस पार्ट के अंदर आपको थोड़ा चेंजेस देखने को मिलता है। वो जैसे ही चेंजेस हुआ उसको हम कहते हैं फोर्स। क्या कहते हैं? फोर्स। द प्लेस ऑन द सरफेस अबाउ द सरफेस इज कॉल्ड द एपिसेंटर्स। अगर कोई प्लेट्स एक दूसरे के प्लेट्स के ऊपर आ जाए तो सिंपल सी बात है वहाँ वॉल्केनो आने का या फिर यहाँ पे सुनामी आने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। क्यों? क्योंकि ज़मीन सटक गई है, ज़मीन अपने दायरे से ऊपर उठ चुकी है। मतलब हो सकता है कि पानी का जो प्रभाव है, जो पानी का सी लेवल है, वो एक कदम ऊपर बढ़ जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि जो ज़मीन के पास वाले जितने भी एरिया होंगे, मतलब जो समुद्र के किनारे जितने भी एरिया होंगे, उन सब पे सुनामी आने का बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा, राइट। आगे बात करते हैं। इट मेजर बाय द सिस्मोग्राफिक्स। क्लियर? और रिक्टर स्केल के ऊपर हम लोग इसको मापते हैं। मतलब इसका हम मेजरमेंट किस में करते हैं? रिक्टर स्केल के अंदर करते हैं। और रिक्टर स्केल किसके अंदर मापा जाता है? जो सिस्मोग्राफ में मापा जाता है। क्लियर? अर्थक्वेक आता है तो हमने देखा होगा कि इतने रेक्टर का अर्थक्वेक था, राइट। तो रेक्टर को किस तरीके से मेजर किया जाता है? तो उस डिवाइस का नाम क्या होता है? तो सिस्मोग्राफिक उसका डिवाइस का नाम होता है। ओके, आगे बात करते हैं कि मेजर लैंड फॉर्म्स। अब देखो जहाँ पे हम रहते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि बहुत सारे लैंड फॉर्म्स है, डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स है। तो कौन कौन से लैंड फॉर्म्स है ये आप
देखो वो इस तरह के लैंड फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? माउंटेन रेंजेस होगी, माउंटेन्स हो गए, लेक हो गए, रिवर हो गया, प्लेटूज हो गया। देख रहे हैं आपको, ये देखो ये प्लेटूज है आपकी, ये प्लेन एरिया है, ये पेनिनसुलर आइलैंड्स कहते हैं इसको। फिर यहाँ पे आपको देखो साइड में देखो स्लाइड्स दिख रहे हैं, फिर आपको आइलैंड्स दिख रहे हैं, यहाँ पे सी दिख रहा है, ये आपको माउथ ऑफ रिवर दिख रहा है, उसके ऊपर डेल्टा दिख रहा है, ये आपको डिस्ट्रीब्यूटर दिख रहा है, राइट। यहाँ पे हिल्स दिख रही है। ये सारा का सारा क्या होता है? ये सारा होता है आपका मेजर लैंड फॉर्म्स। क्या है ये सारे के सारे आपकी मेजर लैंड फॉर्म्स। इनके हिसाब से कहीं ना कहीं हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किस टाइप पे कौन सा वेदर या फिर किस टाइप पे किस तरीके का इरोशंस होने वाला है, और यही सब डिसाइड करते हैं कि किस जगह पे विंड्स की फ्लो, किस जगह पे रॉकी माउंटेन्स, किस जगह पे किस तरीके का आइस वाटर या आइस या ग्लेशियर किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। समझ रहे हो? देखो ऊपर आपको हिमालयन या फिर माउंटेन हिल्स आपको मैंने दिखाया अभी आपको, वहाँ पे थोड़ा सा आपको वाइट कलर में दिखा होगा, तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि यहाँ पे वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ऊपर का एरिया होगा, मतलब वहाँ पे माइनस में डिग्री में जा रहा होगा, तो इसलिए वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है। फिर उसके नीचे का एरिया जो हिल्स के रूप में पहचान जाता है, मतलब ऊपर से बर्फ़ पिघल के नीचे आती है, जब वो हिल्स के अंदर आने के कारण उस हिल्स के अंदर ग्रासेस, प्लांटेशन, फॉरेस्ट सब कुछ होता है। इसके कारण क्या होता है कि उसका एरिया एक डिफरेंट टाइप में डिफाइन किया जाता है। ओके, आगे बात करते हैं रिवर्स के बारे में कि रिवर किस तरीके से काम करती है। तो रिवर इस तरीके से काम करती है, देखो यहाँ पर फोटो देखो, रिवर काम करती है ऊपर से। द फर्स्ट सोर्स पहले आपको हमने बताया था माउंटेन वाला कि अगर माउंटेन के ऊपर बर्फ़ गिरी है और वो बर्फ़ नीचे आ रही है, ठीक है, अब वो बर्फ़ नीचे आ रही है तो उसमें 2 रिवर्स बन जाएंगी या फिर एक रिवर बनेगी, समझ लो। तो जो सोर्स लिखा है ना वो क्या है? सोर्स मतलब माउंटेन से या फिर किसी भी बारिश के द्वारा जनरेट की गई रिवर। क्लियर? तो फर्स्ट रिवर और सेकंड रिवर, जब वो नीचे गिर रही है उसको हम कहते हैं वाटरफॉल। जहाँ से वो बह रही है, जिस जगह से बह रही है उसको हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। जितनी स्पीड से बह रही है, सपोज कि बहुत स्पीड से बह रही है, उसको हम कहते हैं रैपिड्स। क्या कहते हैं? रैपिड्स। अब आती है ट्रिब्यूलेंस, मतलब कि ऐसी नदियाँ भी कुछ होती हैं जो ह्यूमन मेड्स होती हैं, राइट, या फिर कह लो कि बहुत पुराने हिस्टोरियन के रूप में अगर बहुत पहले बन चुकी होती हैं और आज भी वो एग्जिस्ट करती हैं। बट कब एग्जिस्ट करती है? अगर रिवर्स में अगर वहाँ पर पानी वानी भर जाए तब वो एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, आगे बात करते हैं कि जो आपका इसके बाद आपको पढ़ने की चीज़ पता है क्या है? जो फ्लड प्लेन्स दिख रहा है आपको। फ्लड प्लेन्स क्यों होते हैं पता है? कि फ्लड प्लेन तब होते हैं जब ऊपर से पानी एकदम फुल फोर्स से नीचे आ रहा होता है, तो अपने से बहुत सारी चीज़ों को लेके आता है। मर्ड्स हो गए, स्टोन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत दुर्लभ होती हैं। उन सब चीज़ों को लेकर कहाँ पे आता है? वो प्लेन्स पे आ जाता है। तो उसको हम कहते हैं फ्लड प्लेन्स, अगर वो फ्लड प्लेन्स कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारे का सारा मटेरियल वो नीचे तक खींच के लेके आता है। क्लियर? आगे की बात करते हैं हम लोग, जहाँ पे सारे के सारे नदियाँ डिवाइड होती हैं। अभी डिवाइड में पार्ट हो रहा है ना, यहाँ पे मोस्ट ऑफ लोग आपको देखने को मिलेगा कि इन जगहों पे फिशिंग होना या इन जगहों पे किसी आबादी का बसना या फिर इन जगहों पे किसी गांव का रहना बहुत सामान्य होता है। क्लियर? तो जो ये एरिया है ना आपका लो कॉस्ट एरिया होता है, कि जहाँ पे लोग आगे अपने एग्जिस्टिंग के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों को डेवलप करते हैं और चीज़ों को यूज़ करते हैं, राइट, पर बहुत छोटे मात्रा में, राइट। और जहाँ पे आपका बीचेस भी बनते हैं और ये डेल्टाज होते हैं जो रिवर्स को डिवाइड करते हैं। उसके बाद आपका सीधा का सीधा शुरू होता है क्या? सी लेवल शुरू हो जाएगा यहाँ से। क्लियर? तो ये आपका होता है वर्क ऑफ द रिवर। क्लियर? आगे बात करते हैं वर्क ऑफ ए सी वे। अब देखो समुद्र में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो समुद्र में इस तरह के चेंजेस होते हैं, समझ में आ रहा है? देखो ये होता है ओरिजिनल शेप ऑफ द हेडलाइन। अब जाकर ये आपको जो पूरा मैप दिया हुआ है ना, ये पूरा एरिया, तो ये पूरा एरिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था आज से सालों पहले। बट हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा पानी के प्रभाव ने, बहुत ज़्यादा पानी वहाँ से बहने के कारण उतना एरिया कट ऑफ हो गया। अब जो कट ऑफ हो चुका है, जितना रह चुका है, तो सबसे नीचे का एरिया रह चुका है उसको हम कहते हैं स्टम्प। क्या कह रहे हो? उसको हम कहेंगे स्टम्पूम्स या फिर स्टेम्स। ओके, ऊपर का एरिया जो उससे थोड़ा बड़ा, उसको क्या कहेंगे? स्टाक्स। क्या कहेंगे? स्टाक्स। अब जो आपको एक केज के रूप में दिख रहा है, जो अंडर कटिंग है, अंडर कटिंग मतलब कि ऐसी चीज़ें कि जहाँ पे उसका छोटा सा होल था, पर वो छोटा होल पानी के प्रभाव से सालों बीतने के बाद वो बढ़ के आर्क हो गया। ठीक, उसी के ऊपर है आपका हेडलाइन बॉर्डर। क्या है? हेडलाइन बॉर्डर, कि अब पूरा कट फाट के वहाँ तक रह चुका है। अब अगर इससे बड़ा हुआ तो सिंपल सी बात है, ये भी गिर जाएगा। क्लियर? आगे देखते हो उसके साइड में क्या है? उसकी साइड में सी केव है। अब सी केव होना बहुत सामान्य होता है, बट अगर कहाँ पे, अगर कहीं माउंटेन्स वगैरह पे हैं, कोई ऐसा आइलैंड्स है, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएंगी, अदरवाइज यहाँ आपको देखने को नहीं मिलती हैं। फिर आपका आता है ब्लो होल्स। अब जब आपको ये ब्लो होल्स दिख रहे हैं ना, ये बहुत सामान्य होते हैं। क्यों? आपको ये बहुत रेयर जगह पे, बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनका एग्जिस्टेंस आज की डेट में बहुत लो लेवल पे मिलता है, क्योंकि इनको आपको देखना बहुत ईजिली आप देख सकते हो, बट इनको आप राइट नाउ अपनी आँखों से
या फिर आपके सी लेवल के आसपास के एरिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मिलते हैं हमेशा आपको हाई वोल्टेज वाटर के आसपास मिलते हैं, अदरवाइज आपको ये देखने को नहीं मिलते हैं। और लास्ट आपका है वो क्या है, लाइन ऑफ वीकनेस, मतलब कि अगर यहाँ से अब धीरे 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 उस वाटर के फ्लो ने उसको तोड़ना शुरू कर दिया है, कभी भी वो चीज़ फूट के पूरा का पूरा ये पार्ट गिर सकता है। क्लियर, ये होता है आपका सी वेव। क्लियर, आगे बात करते हैं वर्क ऑफ आइस। देखो अब सिंपल सी बात है, अब आइस की बात करते हैं। देखो इनपुट कहाँ से होता है, इनपुट होता है जब स्नो गिरती है या फिर रेन गिरती है। याद रखना ये उन डिग्रीज की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे माइनस में पूरा का पूरा टेम्परेचर होता है, और इसके कारण होता ये है कि वहाँ पे पानी या बारिश गिरने के कारण सीधा उसको बर्फ़ में कन्वर्ट होके वो रह जाता है। प्रोसेसिंग में लंबा टाइम लगता है, और प्रोसेसिंग के बाद होने के बाद जो आउटसोर्स होता है वो कौन सा होता है, तो मेल्टिंग वाटर होता है। कि जो वहाँ पर आपको आइस दिख रही है ना, द मूवमेंट ऑफ द आइस जो जमी पड़ी है, वो कहाँ से आई है कि ऊपर इनपुट हुआ। इनपुट मतलब ऊपर जब बारिश वाली सब कुछ गिरी, उसको प्रोसेसिंग होने में टाइम लगा, और प्रोसेस होने का जो आउटपुट निकला वो कौन था कि मेल्टेड वाटर, कि सारा का सारा जो पानी था वहाँ पे आके मेल्ट हो गया। ठीक है, उसको हमने ग्लेशियर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लोग कन्वर्ट नहीं करते, उसको नेचर कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके का आपका होता है आपका आइस वाटर, या फिर कह लो कि वर्क ऑफ आइस। आगे बात करते हैं कि वर्क ऑफ विंड्स। अब आपको दो चीज़ याद रखनी है कि वर्क ऑफ विंड्स में आपको दो चीज़ याद रखनी है। पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि कुछ विंड्स ऐसी होती है ना कि जो आपके रॉक्स के अंदर इस हद तक फ्लो होती है। डेजर्ट के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, मोस्ट ऑफ डेजर्ट में क्या होता है कि जब एक जगह से विंड दूसरी जगह पे फ्लो हो रही होती है बहुत फोर्स में, और उसकी स्पीड कुछ ज़्यादा ही होती है, राइट। तो जिस तरह की वो स्पीड को कवर अप करता है, जिस तरह की वो स्पीड वो चलती है ना, उससे है ना वो एक मशरूम के रूप में एक स्ट्रक्चर को पैदा करती है। कभी आप जाके सर्च करना कि वर्क ऑफ विंड्स में, तो आपको एक मशरूम शेप का एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जो ह्यूमन मेड्स नहीं होगा, जो इंसानों की तरह बनाया है नहीं होगा, वो नेचुरली बनता है, वो विंड के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। एक दूसरा पॉइंट जो आपको समझने का है वो है आपका ये वाला पॉइंट, कि अगर दिन का टाइम है या फिर आफ्टरनून का टाइम है तो क्या होगा कि जो ठंडी हवा है, ठीक है, जो ठंडी हवा है वो घूम फिर के कहाँ जाती है, बाहर जाती है, मतलब गर्म हवा को अंदर से लेके ऊपर फेंकती है। ठीक है, ओके। और रात को उल्टा होता है, रात को क्या होता है कि बाहर से गर्म हवा, मतलब ज़मीन के पास से गर्म हवा लेके समुद्र अपने पास रखता है और पूरा का पूरा बाहर फेंकता है। क्लियर। तो आप कभी भी आपको महसूस करना, आपको वो चीज़ का फीलिंग होगी कि आप रात के टाइम पे कहीं पे बैठोगे तो आपको ठंडी हवा आएगी, दिन में बैठोगे तो आपको गर्म हवा आती है। इसका रीज़न ये नहीं होता है कि वहाँ से आपको धूप लग रही होती है, धूप तो उसका सेकेंड रीज़न है, बट जो गर्म हवा होती है, ठंडी हवा होती है, वो पूरा का पूरा कन्वर्ट होके निकल रही होती है। और ये पूरा जो दायरा होता है ना 50 किलोमीटर्स का होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई आप किस समय आप सी लेवल के पास बैठो, बीच के पास बैठो और आपको उसको महसूस हो रहा है, नहीं। वो होता है कि जब तक पूरा का पूरा 50 किलोमीटर में पूरा डाइवर्शन होता है, यहाँ से एक एयर गई और फिर वो 50 किलोमीटर का हुआ राउंड मार के वापस आती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप बैठे वहाँ पे आ गई। तो ये कुछ आपका इस चैप्टर की मेन हाइलाइट्स पॉइंट्स है। बाकी सब कुछ जो मैंने आपको हिंदी में समझाया अभी तक, ये सारा का सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है, इनको एक बार आप रीड कर लेना अगर आपको मन हो तो। बाकी जो मैंने आपको समझाया वो आपके मेन पॉइंट्स थे, इनके अलावा और कोई मेन पॉइंट्स आपके इस चैप्टर में है नहीं। दूसरी चीज़ आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो होगा आपका इस चैप्टर के लिए ये डायग्राम, जो कि है डायग्राम क्या शो करता है, आपका शो करता है मैग्मास के बारे में। मैग्मास, मेटाफेरिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। अब इनके बारे में मैं आपको लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी डाइवर्स करके समझा दिया था कि मैग्मा क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है, सेडिमेंट्री रॉक किस तरीके से बनती है, सेडिमेंट किस तरीके से बनती है, इग्निशन रॉक किस तरीके से बनती है। ओके, ये को डिटेल में बता दिया मैंने। फिर आपके अर्थ के मूवमेंट्स के मैंने बताया कि इंडोसिस फोर्स में क्या क्या होता है, तो वॉल्केनो, अर्थ, लैंडस्केप, बिल्डिंग्स, माउंटेन्स को गिरना, ये सब कुछ किसमें होता है आपका, तो इंडोसिक या फिर कह लो इंडोसिक फोर्स के कारण होता है। और एक्सोनिक फोर्स क्या होती है, जिसके अंदर आपकी रिवर्स को, विंड वेव्स को, ग्लेशियर्स को और सुनामी आना, ये सब किस में आपका आ जाता है, ये सब आपका आता है एक्सोसिस फोर्स में। क्लियर। तो ये सब कुछ आपका इस चैप्टर के मेन हाइलाइट्स पॉइंट्स थे, और इस चैप्टर के अंदर आपका इतना कुछ इंपॉर्टेंस इसके अलावा और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। बाकी आप इसको रीड कर लो एक बार, जो मेन हाइलाइट्स पॉइंट्स जो मेरे को लगा समझाने वाले लाइक पॉइंट्स थे वो आपको समझा दिए हैं। तो ये आपका कुछ पॉइंट्स थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।